आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला के। मैं प्रभात मिश्रा आप सबके लिए लेकर आया हूँ 15 बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो कि मौर्य साम्राज्य के हैं। ये प्रश्न आपको बहुत ही आगे काम आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आगे बढ़ते हैं। यूनानी को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोरिया, जेनेसिक, पेरेपेमसाडाई के क्षेत्र दिए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? वह इसका सही आंसर है सवर बेलगांव। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो उसका अर्थ है सवर बेलगांव में। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण अपने पुत्र बिंदुसार के सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ, किसके साथ ये पूछा जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किनके साथ गुजारा? तो जैन साधु भद्रबाहु के साथ सरोवर बेलगोला में सूर और कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखन कहा जाता है। और आपको एक चीज बता दें, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानने वाला था। वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसीलिए जैन धर्म में उसके मरने को संलेखन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम कौन था? पुत्र कौन था? ये चीज ये रखी, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। किसी को बिंदुसार लगा के बिंबसार लगा देता है। ठीक है, वो गलत है। बिंदुसार इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घाट भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार से अमित्रजेट के नाम से पुकारते हैं। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उत्तर सी है इसका तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला विद्रोह हुआ। फिर अशोक को कुमार मात्य बुलाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्षन निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी है। ये स्वेच्छाचारी है। ये स्वेच्छाचारी मतलब बड़े लोगों यहाँ पर सभी से सलाह लेकर शासन किया जाता था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वह घटना थी बौद्ध धर्म। नहीं, गलत है। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसी से इसके प्रशासनिक परिवर्तन आ गया। अशोक की प्रशासनिक गति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध बाद ही अशोक द्वारा मेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया गया। धम्म का अर्थ है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा कभी युद्ध न करने, अहिंसा न करने का वचन लिया और उसने लड़ाई छोड़ दी, युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम दयाल प्रियदर्शी था? तो यह है मौर्य राजा है, ये गौर नहीं। ये मौर्य राजा होगा।
मौर्य राजा होगा। ठीक है, अशोक। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रियदर्शी राजा कहा गया है तथा मास्की, गुर्जर, निटुर और उदय गुलाम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवान प्रिय के राज से कौन विख्यात है? तो वही प्रश्न फिर है, अशोक। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ये सभी विकल्प होगा। सभी जो सभी है इसमें विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त सब मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त है। जो शिलालेख है इसमें 14 लेखों का जो है वो समूह है। ये 8 स्थानों से भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन तृप्ति की जानकारी प्राप्त है। अशोक के इतिहास अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के इतिहास अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों को छोड़कर। वो 2 अभिलेख क्या, ये जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिए। शहबाजगढ़ी और एवं मानसेहरा, ये 2 अभिलेख जो है ब्राह्मी न होकर खरोष्टी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ये तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के रूपांतरण को लॉर्ड एक्टियर ने दर्ज किया था। यही सही आंसर इसका। ये रूपांतरण का क्या है? तो रूपांतरण वे है उनके अंदर जो बदलाव आया उसको किसने दर्ज किया? अपने लेख में लिखे कि अशोक के अंदर ये बदलाव आया, तो वे थे लॉर्ड एक्टियर। उत्तर डी, 13वें शिला अभिलेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले। 13वें शिलाभिलेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 पूर्व घटित हुई। ईरा शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध हुई पीड़ा पर दुख एवं पश्चाताप व्यक्त किया और गृह त्याग की घोषणा की। उसने कलिंग युद्ध के बाद पीड़ा एवं दुख पश्चाताप व्यक्त कर दिया और युद्ध त्याग की घोषणा की। उसने अपना युद्ध कभी युद्ध न करने की घोषणा की और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है? तो उसका प्रभाव शिला उत्कीर्ण एवं 13वें राज्यादेश में दिखाई पड़ता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी आपको बताया कलिंग 261 BC पे हुआ था। किस सीता राज्य देश में अशोक ने कलिंग के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा सीता राज्यादेश 13वें सीता राज्यादेश में उसने घोषणा की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ग्रीस शासक सेल्यूकस द्वितीय का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना जो थी इंडिका थी और इसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासन विषय में लिखा है। 16 मौर्य दरबारों में गीरा के राजदूत का नाम क्या था? अच्छा, 16वां प्रश्न है ये कहा। आगे बढ़ते हैं। बस 15 प्रश्न ही थे। आपके लिए बहुत ही जरूरी, आपको जरूरी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।